हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन लेकर के आई हूँ। बच्चों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है और इसके पार्ट 1 में हमने प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण के विषय में पढ़ा था। इससे आगे का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसको अच्छे से समझेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा था और इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जानेंगे। तो बच्चों, जो उत्तल दर्पण द्वारा जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो केवल वस्तु की दो स्थितियों के लिए ही बनता है। एक, जब वस्तु अनंत पर होती है और दूसरा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच होती है। तो इन दो कंडीशन में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है आइए समझते हैं। ये देखिए, ये कोई उत्तल दर्पण है MN, इसके आगे कोई वस्तु AB ये अनंत पर रखी हुई है और इससे जो अनंत पर जो वस्तु रखी है इससे ये समांतर किरणें आई हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब भी दर्पण पर आपतित होती हैं तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ये या तो किसी फोकस पर जाकर के वास्तविकता में मिलती हैं या फिर फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आई हैं ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात इधर लौट आएंगी और ये जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आभासी रूप से फोकस पर आपतित होंगी। इसका वस्तु AB का प्रतिबिंब जो कि अनंत पर है इसका फोकस F पर बनेगा। तो जो वस्तु अनंत पर है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस F पर। ये हमने ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई कि जब वस्तु अनंत पर है तो फोकस F पर बनेगा और ये अत्यधिक छोटा तथा बिंदु के आकार का बनेगा। इसका साइज इतना छोटा होगा बिल्कुल बिंदु जैसा और ये कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। बच्चों, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी तथा सीधे बनते हैं और अवतल दर्पण के द्वारा हमने पढ़ा था कि 6 कंडीशन में वस्तु की 6 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बने थे जिसमें से 5 वास्तविक और उल्टे बने थे। सिर्फ एक कंडीशन में आभासी और सीधा बना था, लेकिन इसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा ही बनता है। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो। दूसरी कंडीशन में बच्चों वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच कहीं भी हो सकती है। तो ये देखिए, ये कोई वस्तु AB है, ये दर्पण के सामने रखी है। अब इससे ये एक समांतर किरण निकली है जो कि फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी और एक जो C से होकर के निकली है वो अपने ही मार्ग पर वापस आ जाएगी और जब हम इन किरणों को पीछे बढ़ाकर मिलाएंगे तो ये यहाँ पर ये A', B' पर ये मिलेंगी और A', B' पर ही किसी वस्तु AB का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, ये प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु के सापेक्ष सीधा, लेकिन ये दर्पण के दूसरी ओर बना है। ठीक है, और कैसा है ये, आभासी और सीधा। तो ये देखिए, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच होती है तो प्रतिबिंब P तथा F के बीच बनता है, छोटा बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है। तो बच्चों, ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको समझ में आ गया होगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको टेबल से आप अच्छे से तैयार भी कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। बच्चों, जो गली और बाजारों में जो लाइट लगी होती है, लैंप लगे होते हैं, उनके ऊपर उत्तल दर्पण लगाया जाता है क्योंकि ये प्रकाश जो है दर्पण से परावर्तित होकर के अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है। उत्तल दर्पण से जो प्रकाश परावर्तित होकर चलता है वो अपसारी किरण पुंज यानी कि इस तरीके से फैलता है प्रकाश। तो ये इस तरीके से अपसारी किरण पुंज के रूप में ये चलता है और ये अधिक क्षेत्र में फैल जाता है यानी कि ज्यादा क्षेत्र को ये प्रकाशमान बनाता है। इसीलिए तो बाजारों में जो लैंप लगी होती है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि ज्यादा एरिया प्रकाशमान हो सके। अगला है उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है।
जो मोटर और कारें होती हैं उसमें ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे जो ड्राइवर है वो पीछे से आने वाले व्यक्तियों व गाड़ियों का प्रतिबिंब देख सके। अगला है उत्तल दर्पण से बहुत बड़े क्षेत्र में बनी वस्तुओं के प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे दिखते हैं। बच्चों, उत्तल दर्पण का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग ये है कि ये काफी बड़े एरिया को कवर करता है और बहुत बड़े एरिया में जो वस्तुएं हैं उनके ये प्रतिबिंब आकार में छोटे और सीधे दिखाता है। तो जहां हमें बड़े एरिया को कवर करके उनकी प्रतिबिंब देखनी है वहां हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब आता है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, आइए समझते हैं हम। बच्चों, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है, मान लीजिए दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी है तो दर्पण से उसकी दूरी u से हम दिखाते हैं, स्मॉल u से, और दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब प्रतिबिंब जहां पे बना है वो दूरी स्मॉल b से दिखाते हैं, और दर्पण की फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दिखाते हैं। अब इनको हम उचित चिन्ह देते हैं, और ये उचित चिन्ह हम किस आधार पर देते हैं, इनकी एक निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी अपनाई जाती है इनको उचित चिन्ह देने के लिए। तो वो क्या है, इनको किस तरीके से हम चिन्ह देंगे, मतलब ये जो वस्तु की दूरी u है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसी तरीके से प्रतिबिंब की दूरी b है, ये धनात्मक या ऋणात्मक कैसी होगी, फोकस दूरी कैसी होगी, तो इसके लिए एक निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी होती है। अब आइए जानते हैं। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी होती है। बच्चों, जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, तो वस्तु जो हमेशा रखी जाती है वो दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, हमेशा लेफ्ट साइड में वस्तु रखी जाती है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर वस्तु से जो प्रकाश है वो बाईं ओर से आपतित होता है। जब वस्तु बाईं ओर होगी तो जाहिर सी बात है प्रकाश वस्तु से बाईं ओर से ही दर्पण पर आपतित होगा। अगला पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से नापी जाती हैं। बच्चों, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है और इसके समानांतर जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी, चाहे वस्तु की दूरी नापी जाए या प्रतिबिंब की दूरी नापी जाए, ये कहां से नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव P से। और इन सारे टर्म, ध्रुव, फोकस दूरी, ये सब हम पीछे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखिए। अब इसी चिन्ह परिपाटी को हम चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए कोई दर्पण है बच्चों, ये mn दर्पण है, ये mn दर्पण है ये, और ये कैसा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, और ये P क्या है, P इसका ये ध्रुव है, और ये क्या है, ये x डैश x, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है पूरी, ये पूरी क्या है, ये मुख्य अक्ष है ये। तो बच्चों इस पर कोई वस्तु रखी हुई है AB, ठीक है। अब ये वस्तु किधर की साइड रखी है, ये दर्पण के बाईं ओर रखी है। ये तो पहले ही बात हो चुकी है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाएगा। तो दर्पण से जो बाईं ओर की दूरियां नापी जाती हैं वो हमेशा माइनस में नापी जाती हैं। आप इस चीज को रट लीजिए कि दर्पण से बाईं ओर जितनी भी दूरियां नपेंगी वो सब नेगेटिव में ही उनका मान होगा, ठीक है। तो वस्तु ये AB है, ये दर्पण के बाईं ओर रखी है, और वस्तु की दर्पण से दूरी हमने बताई थी पीछे, इसको कितना मानते हैं, इसको हम, ये U होती है, ठीक है। तो ये माइनस में ही, U का मान माइनस में ही होगा। अब इसका प्रतिबिंब बना है ये इस वस्तु का दर्पण द्वारा A डैश B डैश, ये देखिए ये प्रतिबिंब बना है ये। तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये भी किधर बना है, दर्पण के बाईं ओर। तो ये भी दूरी जो B है, ये प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसको स्मॉल b से दिखाते हैं। ये भी कैसी होगी, ये भी माइनस में ही नापेंगे। और अगर ये प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता, यानी कि दाईं ओर बनता, तो तब ये इसका मान जो होता वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता। तो बच्चों हमें सिर्फ ये समझना है कि दर्पण के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो सब ऋणात्मक होती हैं, और दर्पण के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो सब धनात्मक या पॉजिटिव होंगी। बस हमें इतनी चीज याद रखनी है। और एक चीज, जो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, ये ऊंचाई ऊपर की ओर जो वस्तुएं रखी हैं, जैसे AB वस्तु है, ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, तो इसका मान भी कैसा होगा, धनात्मक या पॉजिटिव। और जो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापे जाएंगे, ये देखिए ये प्रतिबिंब है, ये मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बना है, और इसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। मुख्य अक्ष से ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ ऋणात्मक।
इन नियमों के अनुसार जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी u वो हमेशा कैसी होगी बच्चों, वो हमेशा ऋणात्मक होगी। और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो कैसी होगी, वो ऋणात्मक होगी। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। जो पिछले वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के विषय में बताया था। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो फोकस पॉइंट होता है वो किधर होता है, अवतल दर्पण का फोकस पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में होता है हमेशा, क्योंकि ये किरणों को इकट्ठा करके मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को इकट्ठा करके फोकस पर डालता है, जो फोकस इस साइड होता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो लेफ्ट साइड में होगी, तो ये हमेशा ऋणात्मक ही होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये हमेशा राइट साइड में होती है, तो ये हमेशा धनात्मक होती है। इसको आप रट लीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जब बात अवतल दर्पण की होगी तो उसकी फोकस दूरी हमें माइनस में लेनी होगी, और जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी तो इसको हमें प्लस में लेना होगा। तो बच्चों इन सब चिन्हों का उपयोग हम कहाँ करेंगे, इन सब का उपयोग जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पर जब हम इनके मान रखेंगे u के, b के और f के, तो हमें वो चिन्ह सहित रखने पड़ेंगे। तब इस चीज की हमें जानकारी होना जरूरी है कि कौन सी चीज कब ऋणात्मक होगी और कब धनात्मक होगी। अब आगे चलते हैं। अब आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, 1/b + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये दर्पण का सूत्र है। और इसमें जो v है वो क्या है, वो दर्पण की ध्रुव से, दर्पण के जो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। तो दर्पण का ध्रुव है उससे प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या है, v है। और u क्या है, u दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी है। और f क्या है, f दर्पण की फोकस दूरी है। आवर्धन। अब आवर्धन समझते हैं क्या होता है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी है। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है ये हो गई वस्तु की ऊंचाई, और इसका प्रतिबिंब मान लो बनता है ये, और ये जो ऊंचाई है ये हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो जो आवर्धन है उसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है h' और वस्तु की ऊंचाई है h, तो ये आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई h' बटे बिंब की ऊंचाई h। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं m बराबर h' बटे h। और m बराबर जो होता है ये -b/u भी होता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आवर्धन m बराबर h' बटे h बराबर -b/u। ये दर्पण के आवर्धन के लिए सूत्र है, इससे हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बच्चों अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझिए। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई दो माध्यम है, ये है माध्यम 1 m1 और ये है माध्यम 2 m2। ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए इसमें एक माध्यम से तिरछी होकर के दूसरे माध्यम में जाती है। अब ये देखिए तिरछी होकर के ये आपतित हुई और ये दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसका जो मार्ग है वो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से ये हट जाती है। और यहाँ पर जिस बिंदु पर ये आपतित हुई है यहाँ पर हम एक अविलंब अगर खींचते हैं, तो ये देखिए ये प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये अपने मार्ग से, इसका मार्ग ये होना चाहिए था, अपने मार्ग से हट जाती है या विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होके जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। ये दिशा होनी चाहिए थी, वहां से ही अपने मार्ग से हट जाता है, और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जानते हैं कि अपवर्तन होता क्यों है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है।
बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, इसकी चाल बदल जाती है और इसकी चाल में जो परिवर्तन होता है उसी की वजह से इसकी जो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि इसी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात या वायु की बात करें तो बच्चों प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और किसी माध्यम में जाने पर ये प्रकाश की चाल बदल जाती है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिन्हें हम दैनिक जीवन में देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के ये कुछ उदाहरण हैं। इसमें पहला है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। बच्चों, स्विमिंग पूल में तो आप सभी नहाने गए होंगे, तो हम अगर स्विमिंग पूल का तल देखेंगे तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है उससे वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश की किरण वायु से पानी में जाती है, यानी माध्यम बदलता है और उसकी चाल भी बदल जाती है, जिस वजह से अपवर्तन की घटना होती है और वो तल हमें अपवर्तन की घटना की वजह से थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतःपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। अगर हम पानी में कोई पेंसिल डुबोएं तो बच्चों आंशिक रूप से यानी आधी डुबोएं तो पेंसिल जो है वायु और पानी के तल पर हमें टेढ़ी प्रतीत होती है। आइए इसको हम एक चित्र के द्वारा भी समझते हैं। देखिए, एक बीकर ले लिया है, इसमें हमने ये पानी लिया है और इसमें हमने ये पेंसिल को आधा डुबोया है। और जब हम पेंसिल को आधा डुबोएंगे तो ये इधर का माध्यम क्या है? ये बाहर का माध्यम वायु है और ये दूसरा माध्यम क्या है? ये जल है। तो प्रकाश की किरण वायु से कहाँ आ रही है? जल में आ रही है। तो जल में आ रही है, इसकी चाल बदल जाएगी। तो अपवर्तन की वजह से ये जो पेंसिल है ये हमें थोड़ी सी टेढ़ी प्रतीत होती है। जब हम इधर से हमारी आंख देखती है तो ये हमें पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी प्रतीत होती है, यानी कि प्रकाश की किरण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसका मार्ग ये होना चाहिए था लेकिन ये हो गया। तो अपवर्तन की वजह से पेंसिल हमें हल्की सी टेढ़ी दिखाई देती है। इस प्रयोग को आप भी करके देख सकते हैं। अगला है, कांच के ग्लास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं। बच्चों, कांच के ग्लास में अगर हम कुछ नींबू डालें तो वो अपने आकार से बड़े दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी तरीके से कागज पर लिखे शब्द ग्लास स्लैब से दिखने पर, अगर कागज पर कुछ शब्द लिखे हैं उनको हम उनके ऊपर कोई ग्लास स्लैब रख दें और फिर उन शब्दों को हम देखें तो वो थोड़े से ऊपर उठे हुए प्रतीत हमको होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। बच्चों, ये देखिए एक आयताकार कांच की स्लैब है ABCD। तो इसके द्वारा हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना को देखेंगे। ये आपकी बुक में दी हुई है। तो देखिए, जो ABCD ग्लास स्लैब है इसका जो AB सरफेस है ये, इस पर ये हमने एक किरण ये आपतित हुई है। ये देखिए, ये एक किरण इस पर आकर के गिरी है बिंदु O पर और ऊपर ही हमने एक अभिलंब डाला है NN-। जो NN- अभिलंब जो है उसके साथ इस आपतित किरण ने एक कोण बनाया है। इसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये जो किरण आपतित हुई है आकर के इस पर गिरी है इसको हम आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। और इस आपतित किरण ने अभिलंब NN- के साथ में ये कोण I बनाया है, ये आपतन कोण है। तो ये जब तिरछी प्रकाश की किरण जब ये दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश करेगी तो कांच में प्रवेश करेगी तो ये देखिए इसका रास्ता ये होना चाहिए था, लेकिन ये अपने इस रास्ते से हट करके ये विचलित हो गई है और ये इस तरफ अभिलंब की ओर झुक गई है। जब ये अभिलंब की ओर झुकती है तो ये अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है R1। ये I1 आपतन कोण था और R1 क्या है? ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। और ये I1 क्या था? ये आपतन कोण था, आपतन कोण। अब बच्चों, ये वाली जो किरण है आपतित किरण, ये दूसरे सरफेस के लिए भी आपतित किरण का कार्य करती है। और ऐसे ही O' पर अभिलंब खींचेंगे तो ये इस अभिलंब के साथ ये एक दूसरा कोण I2 आपतन कोण I2 बनाएगी और फिर ये भी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जब ये वायु में जाएगी, अभी कांच से वायु में जा रही है और कांच से जब ये वायु में जाएगी तो इसकी चाल बदलेगी, यानी अपवर्तन की घटना होगी। और अपवर्तन की घटना होगी तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। और ये जो किरण निकली है, जो जिसे हम निर्गत किरण कह रहे हैं, ये
अविलंब mm के साथ में R2 अपवर्तन कोण बना रही है। तो बच्चों ये देखिए, जो आपतित किरण है यानी कि ये वाली जो पहली वाली आपतित किरण थी ये, और ये जो निर्गत किरण है ये एक दूसरे के अपने मार्ग से तो हट गई, लेकिन अभी भी ये एक दूसरे के समानांतर ही ये हैं। तो ये था एक कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा अपवर्तन की घटना। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। मान लीजिए ये एक माध्यम है M1 और ये दूसरा माध्यम है M2, और कोई किरण मान लीजिए इस पर आकर के ये आपतित हुई है, तो ये आपतित किरण है, और फिर ये दूसरे माध्यम में जाने पर इस तरीके से ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है। इसका मार्ग ये होना चाहिए था, लेकिन ये मार्ग से विचलित हो गई है। और ये जो दो माध्यमों के जो बीच का ये पृष्ठ है, इस पर ये हमने एक अविलंब खींचा है। तो वो ये कह रहा है अपवर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब, यानी कि ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अविलंब है ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है कि प्रकाश के निश्चित रंग के लिए, अगर हम एक प्रकाश का एक निश्चित रंग ले लें तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, और दो माध्यम के युग्म यानी माध्यम के पेयर, एक निश्चित पेयर ले लें, एक प्रकाश के निश्चित रंग के लिए और माध्यम के निश्चित युग्म के लिए जो आपतन कोण की ज्या है, आपतन कोण ये जो अविलंब और आपतित किरण के बीच में बना था आपतन कोण आई, इसकी ज्या यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं। ज्या का मतलब होता है जब हम इसके साथ साइन टर्म लगा देते हैं, साइन आई, तो ये हो गई आपतन कोण की ज्या। तो वो कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण कौन सा था, जो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में कोण आर बना था, इसकी भी ज्या यानी कि इसकी भी ये साइन आर हम ले लेंगे। तो वो कह रहा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। तो ये देखिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई बटे साइन आर, इनका अनुपात ये कैसा होता है, स्थिर होता है। और इस नियम को हम अपवर्तन का दूसरा नियम, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो ये इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। और ये जो स्थिरांक है, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो स्थिरांक का मान है इसे क्या कहेंगे, दूसरे माध्यम का यानी कि मीडियम 2 का पहले माध्यम के सापेक्ष यानी कि इस वाले मीडियम के सापेक्ष अपवर्तनांक। बच्चों ये थे अपवर्तन के नियम। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का जो मान है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। बच्चों दो माध्यमों के युग्म के लिए मान लीजिए ये दो माध्यम है, मीडियम 1 M1 और ये माध्यम 2 यानी M2 है, ठीक है। तो इनमें जो अपवर्तनांक का मान है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल, इसमें प्रकाश की चाल क्या है, इसके अनुपात पर डिपेंड करता है, अनुपात पर निर्भर ये करता है, ठीक है। तो दिए गए दो माध्यमों के युग्म में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जो दो माध्यम का ये युग्म दिया है M1 M2, इसमें जो प्रकाश की चाल का अनुपात है, मान लीजिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है V1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है V2, इनका जो अनुपात है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसको हम स्मॉल n से निरूपित करते हैं। स्मॉल n बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और ये हमने N21 लिखा है, इसका मतलब है ये अपवर्तनांक माध्यम 2 का है, 2 पहले लिखा है तो ये किसका अपवर्तनांक है, 2 का, और किसके सापेक्ष है, माध्यम 1 के सापेक्ष। माध्यम 2 का अपवर्तनांक है 1 के सापेक्ष, तो ये होगा N21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी थी, V1, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2। इसी तरीके से इसको हम अगर N12 ले लेंगे यानी कि ये माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, माध्यम 1 का, और किसके सापेक्ष है, माध्यम 2 के सापेक्ष ये अपवर्तनांक है, इसको हम N12 से निरूपित करते हैं। तो N12 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल,
माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी थी, v2, और माध्यम 1 में v1, यानी कि n12 बराबर v2 बटे v1। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बच्चों जो दो माध्यम दिए हैं, माध्यम 1 या 2, अगर उसमें से माध्यम 1 निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष माना जाएगा, निर्वात के ही सापेक्ष माना जाएगा। और जब हम अपवर्तनांक को निर्वात के सापेक्ष मानते हैं तो ऐसे अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें माध्यम 2 का अपवर्तनांक है ये, तो इसको माध्यम 2 का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और वायु या माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको हम C से दिखाते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल B है। तो यानी कि N2 या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर C/V। प्रकाशिक स्थगन माध्यम, अब जानते हैं क्या होता है प्रकाशिक स्थगन माध्यम। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक स्थगन होता है। बच्चों ये मान लीजिए दो माध्यम है, ये है माध्यम 1 M1 और ये है माध्यम 2 M2, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों माध्यमों की तुलना करें, मान लीजिए माध्यम M1 जो है वो वायु है, ठीक है, और माध्यम M2 जो है ये क्या है, ये कांच है। तो अगर हम इन दोनों माध्यमों की तुलना करें तो जो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होगा इन दोनों में से वो कैसा होगा, वो प्रकाशिक स्थगन होगा। तो वायु और कांच में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो ये कांच का जो माध्यम है ये वायु की अपेक्षा प्रकाशिक स्थगन होगा, ठीक है। कांच जो है ये माध्यम M2 ये वायु की अपेक्षा कैसा होगा, प्रकाशिक स्थगन, क्योंकि इसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा अधिक होता है। तो वायु इस कैसा हो गया, वायु हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया स्थगन माध्यम। का अपवर्तनांक कम होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। अब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसकी चाल धीमी हो जाती है तथा यह अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ये मान लो ये कोई प्रकाश की किरण है, ये विरल माध्यम वायु से कांच में जा रही है तो इसकी चाल धीमी हो जाएगी। तब क्या होगा, तब ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। तब वास्तविक बात ये होना चाहिए था, लेकिन ये इधर ना जाकर के ये अविलंब की ओर झुक जाती है। अब आता है प्रकाशिक विरल माध्यम। प्रकाशिक विरल माध्यम क्या है, दो माध्यम की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जब हम दो माध्यम की तुलना करते हैं तो इसमें जो कम अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं और अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो क्या होता है, इसकी चाल बढ़ जाती है और ये अविलंब से दूर हट जाती है। मान लीजिए ये दो माध्यम है, ये कांच है यहाँ पे और ये जल है, जल ले लें तो कांच क्या है, कांच सघन है जल की अपेक्षा, ठीक है। तो कांच सघन माध्यम है और जल क्या है, ये विरल माध्यम है। तो हम विरल माध्यम कहेंगे क्योंकि जल का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। और जब सघन से विरल में जाती है तो ये प्रकाश की किरण, इसका मार्ग ये होना चाहिए था, ये अविलंब से दूर हट जाती है। इस तरीके से विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर हो जाएगी और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। बच्चों इस टॉपिक को हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें अपवर्तनांक और कई बहुत महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे न केवल बोर्ड एग्जाम में ही बल्कि किसी कंपटीशन में भी अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।